सेक्शन आपका 8.4 वेक्टर्स। जो अभी तक हमने पढ़ा है वो एरेज के बारे में पढ़ा है हमने। तो लास्ट जो चैप्टर्स हुए हैं अभी उनमें हमने एरेज के बारे में डिस्कस किया था और हमने वहां पे दो टाइप से हमने उनको डिफाइन किया था। एक तो हमने एरे को डिफाइन किया था जस्ट बाय गिविंग द नंबर ऑफ पोजीशंस, ऐसे हमने उसको डिफाइन किया था। और एक हमने उसको डिफाइन किया था न्यू एंड डिलीट कमांड से, न्यू एंड डिलीट कमांड से। ठीक है, तो इनकी कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो इनको इम्प्रूव करने के लिए हम वेक्टर्स जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। So one of the limitation of the array discussed so far is that once you created an array, its size remain fixed. जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा है array 100, तो जो array की जो 100 पोजीशंस हैं 0 से लेके 99 वो आपकी क्रिएट हो जाती हैं। बट उसके बाद अगर आपको कोई एलिमेंट आप चाहते हैं कि मैं उस वेक्टर के अंदर ऐड करूं, तो वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था array प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की है, तो वहां पे अगर हमने पोजीशन डिफाइन की थी 200, ठीक है, अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमने डिफाइन किया है, तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन आते हैं तो पहला प्राइम नंबर यहाँ पे आपका आ जाता है, सेकंड प्राइम नंबर, थर्ड प्राइम नंबर, मान लीजिए कोई भी आपके पास nth प्राइम नंबर है, ये फैक्टर हो गया किसी भी नंबर n का। उसके बाद जो पोजीशंस बचती हैं वो आपकी एम्प्टी रहती हैं। तो जो लास्ट में जो पोजीशंस है वो आपकी एम्प्टी रह सकती हैं, बट इसके बीच में जो है कोई भी पोजीशन आपकी एम्प्टी नहीं होती है। तो array C++ provides the vector type to implement a list. A variable declared using the vector type is called a vector container or a vector object or simply an object. Unlike an array, the size of a vector object can grow, shrink during the program execution. Therefore, you do need not to concerned with the number of data elements. So when you declare an vector object, you must specify the type of the elements of the vector objects stored. So vectors को हम कैसे define करेंगे? The various ways to declare and initialize a vector object. तो यहाँ पे हम लिखेंगे statement और यहाँ पे उसका meaning है। Vector within the bracket, यहाँ पे आप लिखेंगे एलिमेंट टाइप एंड वेक्टर लिस्ट। तो ये जो है डिक्लेरेशन का वे है वेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जैसे आपने लिखा था सेट के लिए सेट, फिर आपने लिखा था डेटा टाइप, उसके बाद आपने लिखा था यहाँ पे सेट का नेम, सेट नेम। सिमिलरली आपने मल्टी सेट में लिखा था, तो मल्टी सेट के लिए आपने लिखा था कीवर्ड मल्टी सेट, फिर डेटा टाइप, फिर सेट का नेम, सेट नेम। सिमिलरली अगर आपको वेक्टर्स डिफाइन करने हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर, कीवर्ड होता है ये भी उनकी तरह, फिर आपको लिखना पड़ेगा डेटा टाइप एंड उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेक्टर का नेम, वेक्टर नेम। आपने लिखा वेक्टर एलिमेंट टाइप यानी डेटा टाइप वेक्टर लिस्ट, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये क्रिएट करेगा एम्प्टी वेक्टर। वैक लिस्ट ये जो है वेक्टर होगा जो कि एम्प्टी होगा, ठीक है, विदाउट एनी एलिमेंट। नेक्स्ट ये आपका फर्स्ट जो है डिक्लेरेशन है। सेकंड जो है हम वेक्टर को ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, वेक्टर डेटा टाइप वेक्टर लिस्ट एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं अदर वेक्टर लिस्ट, यानी कि आपके पास पहले से ही कोई वेक्टर डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई वेक्टर डिफाइन किया, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2 आप डिफाइन करना चाहते हैं। तो इन दोनों का डेटा टाइप जो है आपका सेम है, तो यहाँ पे अगर आप वेक्टर 2 डिफाइन करना चाहते हैं, आपने लिखा है वेक्टर डेटा टाइप वेक्टर 2, मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर 2 आ जाएगा एंड विद इन द ब्रैकेट ये आप यहाँ पे पास करेंगे। दोनों का अगर डेटा टाइप सेम है तो ये जो आपने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो वेक्टर दिया है वो वेक्टर 2 के अंदर जो है कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड वे है वेक्टर को डिक्लेयर कराने का। उसके बाद नेक्स्ट जो वे है वो है वेक्टर डेटा टाइप वेक्टर लिस्ट एंड साइज। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो
तो ये क्या है, वेक्टर का नेम था। सो वैक लिस्ट जो है एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और जो भी आप डेटा टाइप देंगे उस डेटा टाइप की वैल्यू वो होल्ड करेगा। लेकिन आपने यहाँ पे आपकी बात दिया ब्रैकेट के अंदर साइज, तो जो भी फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख दिया 10, सो अगर आप ये लिखते हैं यहाँ पे वेक्टर एंड यहाँ पे आपने लिख दिया लॉन्ग एंड वैक लिस्ट 10, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि वैक लिस्ट जो है आपका एक वेक्टर है जो कि लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है विद 10 पोजीशन। जैसे आप एरे में डिफाइन करते थे पोजीशंस, वैसे ही यहाँ पे भी डिफाइन होंगे 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो अब ये जो पोजीशंस जो क्रिएट हुई हैं इनके अंदर जो वैल्यू जो स्टोर्ड होंगी वो 0 वैल्यू स्टोर्ड होंगी बाय डिफॉल्ट, 0 1 2 9, ये आपकी 9 पोजीशंस क्रिएट हो जाएंगी और इनके अंदर जो वैल्यू जो स्टोर्ड होंगी वो बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू स्टोर्ड होती है। उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर डेटा टाइप एंड ये यहाँ पे आपने लिखा है वैक लिस्ट n एलिमेंट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वैक लिस्ट जो होगा एक वेक्टर होगा, जो आप डेटा टाइप देंगे वो वैल्यू आपकी होल्ड कर सकता है। यहाँ पे आपने लिखा n, इसका मतलब n जो है वो आपकी इतनी पोजीशंस क्रिएट करेगा, n पोजीशंस क्रिएट करेगा 0 से लेके और ये n-1 तक चला जाएगा, तो टोटल n पोजीशंस क्रिएट हो जाएंगी। बट अब आपने जो यहाँ पे एलिमेंट दिया है वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी हर एक पोजीशंस पे। आपने लास्ट वाले में लिखा था वैक लिस्ट एंड यहाँ पे आपने दिया था साइज, तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो पोजीशंस जो है क्रिएट हो जाएंगी जितने आपने यहाँ पे साइज दिया है, ठीक है, 0 1 2 3 अप टू साइज मंथ्स का 1, तो इतनी पोजीशन क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होती है वो 0 स्टोर होती है। लेकिन अगर आपने लिखा है बैक लिस्ट n एलिमेंट, तो n पोजीशंस तो यहाँ पे क्रिएट होंगी, बट इनके अंदर जो वैल्यू होगी वो ये एलिमेंट जो आप यहाँ पे पास करेंगे वो वैल्यू हर एक पोजीशंस पे स्टोर हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप लिखते हैं वेक्टर, यहाँ पे आपने लिखा है इंटीजर एंड इंट लिस्ट, तो इसका मतलब इंट लिस्ट जो है वो आपका एक वेक्टर है जो कि इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये जो है एम्प्टी है अभी, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा है वेक्टर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर इंट लिस्ट 10, तो इसका मतलब इंट लिस्ट जो है वो आपका एक वेक्टर होगा जो कि इंटीजर पोजीशंस को होल्ड करेगा एंड ये जो 10 पोजीशंस आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे 0 से लेकर 9 तक, और इनकी जो वैल्यू होगी वो बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू स्टोर होगी। अब हमने यहाँ पे लिखा है नाउ दैट वी नो दैट हाउ टू डिक्लेयर एंड वेक्टर ऑब्जेक्ट्स, तो वेक्टर ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे ये जो है हमें पता है। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू मैनिपुलेट द डाटा स्टोर्ड इन द वेक्टर, तो वेक्टर आपने डिफाइन कर दिए हैं, अब उन पे हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे अब वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे आइटम इंसर्शन करना, जो वेक्टर आपने डिफाइन किया है उसके अंदर एलिमेंट कैसे हम स्टोर कराएंगे, वैल्यू कैसे स्टोर कराएंगे, इसी वेक्टर के जो है कैसे डिलीट करेंगे एंड वेक्टर को हम कैसे जो है आउटपुट कराएंगे, ये हम देखेंगे। यहाँ पे जो है ऑपरेशंस ऑन ए वेक्टर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है एक्सप्रेशन और यहाँ पे हमने उसका लिखा है इफेक्ट, जो हम यहाँ पे ऑपरेशन लिखेंगे वो क्या काम करेगा। यहाँ पे हमने लिखा वैक लिस्ट डॉट एट इंडेक्स, ये वेक्टर लिस्ट है वैक लिस्ट, और आपने यहाँ पे पोजीशन पास कर दी, फॉर एग्जांपल 8 पोजीशन आपने यहाँ पे पास की है, सो वैक लिस्ट डॉट एट एंड यहाँ पे आपने लिख दिया 8, सो जो 8th पोजीशन है उस पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है वो वैल्यू यहाँ पे आपको रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न द एलिमेंट एट द पोजीशन स्पेसिफाइड बाय द इंडेक्स। अब जो हमने एट का यूज करके काम किया है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके भी हम कर सकते हैं। किसी पोजीशंस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं डॉट एट इंडेक्स, और इसका अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं, जैसे आपने एरे में यूज करते थे, कोई भी एरे अगर आप यूज करते थे तो वहां पे आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे, यहाँ पे आप उसकी वैल्यू को मॉडिफाइड भी कर सकते थे, K1 जो है इस पोजीशन पे स्टोर हो जाता है, और अगर आपको आउटपुट कराना होता है किसी एरे का की
एट ए पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है वो आप यहाँ पे ऐसे सी आउट करके आप यहाँ पे देख सकते थे एरे, एंड यहाँ पे आप पोजीशन दे देते थे ऐसे। तो ये भी आप यहाँ पे भी आप ऐसे काम कर सकते हैं विद इन द वेक्टर। वेक्टर जो है बेसिकली एरे ही है, बट हमने यहाँ पे कुछ एडवांटेज यहाँ पे इंक्रीज किए हैं, यानी कि हम यहाँ पे वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स ये जो पोजीशंस है वो ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। वेक्टर लिस्ट इंडेक्स ये भी आपका सेम काम करेगा। जो आप यहाँ पे पोजीशन पास करेंगे उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है वो आपको रिटर्न करेगा। रिटर्न द एलिमेंट एट द पोजीशन स्पेसिफाइड बाय द इंडेक्स। से दोनों जो कमांड्स है वो आपका सेम काम करेंगे। तो बेटर आपका कौन सा वाला है, स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला है। आप लिखेंगे वेक्टर लिस्ट एंड पोजीशन आप स्पेसिफाई करेंगे तो उस पोजीशन पे जो वैल्यू स्टोर्ड होगी वो आपको ये प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है वेक लिस्ट डॉट फ्रंट। डॉट फ्रंट यानी कि हम जो पहली पोजीशन है उसकी जो एलिमेंट की वैल्यू है वो आपको रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट, डज नॉट चेक वेदर द ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी। बैक लिस्ट बैक, तो जो लास्ट पोजीशन होगी वेक्टर की, फॉर एग्जांपल ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है 0 वाली पोजीशन, और ये आपकी कोई भी मान लीजिए लास्ट पोजीशन है n, ठीक है। अगर आप लिखते हैं बैक लिस्ट डॉट फ्रंट तो 0 पोजीशन पे जो वैल्यू स्टोर्ड होगी वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। बैक लिस्ट डॉट बैक, तो जो लास्ट जो पोजीशन है उस पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इस कमांड से। उसके बाद हमने लिखा है बैक लिस्ट डॉट क्लियर, तो ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वेक्टर। नेक्स्ट जो कमांड है वो है आपकी बैक लिस्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एलिमेंट। अब आप आगे जितना भी कुछ पढ़ेंगे, कुछ अलग अलग कंटेनर्स आएंगे, उनमें भी पुश कमांड का यूज होगा एंड पॉप कमांड का यूज होगा। पुश कमांड जो है वो आपको यूज करनी है किसी एलिमेंट को ऐड कराने के लिए, एंड पॉप कमांड का जो यूज करेंगे वो किसी एलिमेंट को हम डिलीट कराने के लिए हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है बैक लिस्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एलिमेंट। इसका मतलब ये जो आप यहाँ पे एलिमेंट जो पास करेंगे वो आपका ऐड हो जाएगा कहाँ पे, लास्ट पोजीशन में। जो भी आपकी यहाँ पे पोजीशन थी, यहाँ पे अगर ये वैल्यू स्टोर्ड है तो ये नया एलिमेंट जो यहाँ पे आपने पास किया है वो नेक्स्ट पोजीशन क्रिएट हो जाएगी और वहां पे आपका स्टोर्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने लिखा है बैक लिस्ट डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक, तो अब जो ये लास्ट एलिमेंट है ये डिलीट कर देगा इसको। सो डिलीट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर लिस्ट। सो ये है वेक्टर लिस्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एलिमेंट। ये जो है क्या काम करेगा, इस एलिमेंट को लास्ट में ऐड करेगा, और एंड वेक लिस्ट डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक, आप ये क्या करेगा, लास्ट में जो आपका एलिमेंट है उसको डिलीट कर देगा। फिर है वेक लिस्ट डॉट एम्प्टी, तो ये चेक करेगा कि जो आपका वेक्टर है वो आपका एम्प्टी तो नहीं है। तो ये 2 वैल्यू रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न द ट्रू वैल्यू इफ द वेक्टर लिस्ट इज एम्प्टी एंड अदरवाइज इट विल रिटर्न द फॉल्स वैल्यू। उसके बाद है वेक लिस्ट डॉट साइज, तो ये आपको बताएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेक्टर्स के अंदर कितने हैं, ठीक है। वेक लिस्ट डॉट मैक्स अंडरस्कोर साइज, so it will return the maximum number of elements that can be inserted into the object vector list। कितने आप एलिमेंट्स उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं वेक्टर के अंदर। नेक्स्ट जो कमांड है बैक लिस्ट डॉट इंसर्ट p डॉट बिगिन कॉमा 14, तो ये आपको पता है बिगिन किस लिए यूज होता है, जनरली फर्स्ट एलिमेंट को रिफर करता है, एंड जो होता है वो लास्ट पोजीशन को, लास्ट एलिमेंट को रेफर करता है। तो या अगर आप लिखते हैं बैक लिस्ट डॉट इंसर्ट, यानी कि हम एलिमेंट ऐड कराना चाहते हैं, ठीक है, कहाँ पे, वी डॉट बिगिन यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे कॉमा 14, ये आप वैल्यू देना चाहते हैं। सो इट विल इंसर्ट 14 इन द बिगिनिंग ऑफ द वेक्टर लिस्ट। एंड अगर आपने लिखा बैक लिस्ट डॉट इंसर्ट
v डॉट एंड 42, यानी कि 42 को आप ऐड कराना चाहते हैं, कहाँ पे ऐड कराएंगे, एंड में। तो फॉर इंसर्ट द 42 इन द एंड ऑफ द वेक्टर लिस्ट। हाँ, एक एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है कि वेक्टर इंटीजर इंट लिस्ट 10। तो ये आपको पता है कि इंट लिस्ट जो होगा एक आपका वेक्टर होगा जो कि इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, एंड जो पोजीशंस जो क्रिएट हो जाएंगी वो आपकी क्रिएट हो जाएंगी जीरो से लेके जीरो पोजीशन से लेके, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ पोजीशंस, 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपकी 9 पोजीशन जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएंगी, टोटल 10 पोजीशंस क्रिएट हो जाएंगी। अब क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा साइज, तो बाय डिफॉल्ट इनके अंदर 0 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। So int list has size 10. Its 10 elements can be accessed just as an array. जैसे आप array का यूज करते थे वैसे ही हम इनकी वैल्यू जो है हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे int list और किसी पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू आपको आपको एक्सेस करानी है, तो वो आप यहाँ पे पोजीशन आप पास कर देंगे, सी आउट एंड दिस, तो उस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो आपको प्रोवाइड कर देगा। नाउ इट इज एन एरर टू एक्सेस इंट लिस्ट 10, क्योंकि आपकी जो पोजीशन जो है वो 0 से 9 तक अभी है। अगर आप एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं बिहाइंड दिस पोजीशन, ठीक है, तो ये आपको एरर देगा बिकॉज दैट वुड बी बिहाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर, आपके नहीं लाई करता है। सो अनफॉर्चुनेटली दिस एरर मे हैपन silently because the vector do not check if the index they are given is in the proper range. So ये आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं या उसको वैल्यू को चेक करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको जो है केवल एंड केवल रेंज का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो वेक्टर की रेंज है वो कहाँ तक है। सो मॉडिफायर्स, नंबर 1 असाइन। असाइन क्या करेगा, आपका न्यू वैल्यू को ऐड करेगा। असाइन का काम है, इट असाइंस द न्यू वैल्यू टू द वेक्टर एलिमेंट्स बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड वंस। नेक्स्ट जो कमांड है पुश बैक, तो ये क्या करेगी, लास्ट में जो है वेक्टर के लास्ट में एलिमेंट ऐड करेगा। इट पुश द एलिमेंट इन टू ए वेक्टर फ्रॉम द बैक। पॉप बैक ये आपका क्या काम करेगा, डिलीट करेगा। So it is used to pop or remove the element from a vector from the end or from the back. Insert command ये जो है वेक्टर के अंदर एलिमेंट को ऐड कराने के लिए हम यूज करेंगे। It insert the new elements before the element at the specified position. Erase command ये जो है एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। So it is used to remove the elements from a container from the specified position or a range. तो आप यहाँ पे इरेज एंड एक स्पेशल एक आप केवल एक पोजीशन दे सकते हैं या आप रेंज दे सकते हैं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आपको एलिमेंट्स को डिलीट कराना है, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कमांड स्वैप। अब दो वेक्टर हैं आपके पास, तो दोनों के वेक्टर्स को हमें इंटरचेंज कराना है, तो उसके लिए डायरेक्ट आपके पास कमांड है स्वैप, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास वेक्टर है 1 एंड वेक्टर 2 है, तो दो वेक्टर्स हैं आपके पास, इनका साइज डिफरेंट हो सकता है, दे मे बी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 पोजीशंस है और इसके पास 100 पोजीशंस है, बट अगर आप यहाँ पे लिखेंगे स्वैप, आप ऑपरेटर का अगर आप यूज करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2 को रिप्लेस कर देगा। तो वेक्टर 1 जो है आपका, अब वो वेक्टर 2 हो जाएगा, वेक्टर 2 वेक्टर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कमांड है आपकी क्लियर कमांड। सो ये क्या काम करेगा, हर एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। इट इज यूज्ड टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर कंटेनर्स, ठीक है, इनको आप रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है वो आपकी एम्प्टी कमांड है। सो एम्प्टी कमांड ये जस्ट आपको बताएगी कि जो आपका वेक्टर है वो आपका एम्प्टी है या नहीं है। तो ये आपकी कुछ कमांड्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, कोई जो भी वैल्यू होंगी उनकी वैल्यू को आप अपडेट कराने के लिए यूज करेंगे। पुश बैक, लास्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए। पॉप बैक, लास्ट का जो एलिमेंट है उसको डिलीट करने के लिए। इंसर्ट कमांड,
यानी कि हम इंसर्ट करना चाहते हैं वेक्टर के अंदर, कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करना चाहते हैं। इरेज कमांड किसी पर्टिकुलर पोजीशन को या एक रेंज के पोजीशंस, जो रेंज है उसके एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे। स्वैप, दो वेक्टर को इंटरचेंज कराने के लिए। क्लियर कमांड वेक्टर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट कराने के लिए इसका यूज करेंगे। एम्प्टी कमांड, इट विल चेक वेदर योर वेक्टर इज एम्प्टी और नॉट। नेक्स्ट है साइज कमांड। साइज कमांड हम हर जगह लगभग सेम काम करेगा, क्योंकि अभी हमने सेट के अंदर भी पढ़ा है, मल्टी सेट के अंदर भी पढ़ा है। जितने भी ये आपके लगभग जो है साइज, डिलीट, इरेज है आपकी, एंड क्लियर कमांड है, साइज कमांड है, सारों का बिहेवियर सेम है। जस्ट आपको किस ऑब्जेक्ट के साथ आप काम कर रहे हैं वो उसको डिफाइन करने का थोड़ा अलग वे है। बाकी जो कमांड्स हैं वो आपका सेम बिहेव करती हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लिखते हैं साइज कमांड, साइज कमांड क्या करेगी, इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द वेक्टर। अगर आप सेट के अंदर काम करेंगे तो इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। मैक्स अंडरस्कोर, यहाँ पे अंडरस्कोर है, सो मैक्स अंडरस्कोर साइज, इट विल रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट द वेक्टर कैन होल्ड। उसके बाद एक है आपके पास कैपेसिटी है, ये क्या काम करेगा, इट विल रिटर्न द मैक्सिमम साइज टू विच द वेक्टर कैन ग्रो। ये अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है कि ग्रो क्या होता है। वेक्टर जैसे हमारे पास 100 पोजीशन ही हैं, फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 99 तक जाएगा। अब मुझे जो है एलिमेंट ऐड कराना था, बट मेरे पास 99 पोजीशन ही हैं। अब मुझे चाहिए था 105 पोजीशंस पे, ठीक है। सो 105 पोजीशन पे मुझे एलिमेंट ऐड कराना था, इतने मुझे एलिमेंट और एक्स्ट्रा चाहिए हैं, लेकिन मेरे पास पोजीशन 99 तक ही थी, यहाँ से 0 से लेकर 99, बट मेरे को ऐड कराना है 105 पोजीशंस तक एलिमेंट मुझे चाहिए है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो वेक्टर्स का जो साइज है, जो पोजीशन थी उनको हम इंक्रीज कराएंगे। तो इंक्रीज कराने के लिए हम रीसाइज कमांड का हम यूज करते हैं, रीसाइज, एंड ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे पोजीशन। कमांड का हम यहाँ पे यूज करेंगे टू इंक्रीज और डिक्रीज द पोजीशंस ऑफ ए वेक्टर। आप यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब कैपेसिटी जो कमांड होती है वो रिटर्न करती है द मैक्सिमम साइज टू विच द वेक्टर कैन ग्रो। कितनी साइज तक वो जो है ग्रो कर सकता है विदाउट गोइंग थ्रू द टाइम कंज्यूमिंग रीएलोकेशन प्रोसेस। ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो कमांड है shrink to fit, अंडरस्कोर है यहाँ पे, shrink underscore to underscore fit. It will reduce the capacity of the container to fit its size and destroy all the elements behind the capacity. Next जो है आपका कमांड है reserve. So it will request the vector capacity be at least enough to contain n elements. ये यहाँ पे मेंशन करता है कि अगर हमने दो वेक्टर डिफाइन किए हैं, वेक्टर लॉन्ग एंड अल्फा, इसका मतलब अल्फा जो है वो आपका वेक्टर है जो कि लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है, ठीक है। एंड अभी ये आपका एम्प्टी है। नेक्स्ट जो हमने लिखा है वेक्टर लॉन्ग बीटा एंड 100 पोजीशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो बीटा जो है वो भी आपका एक वेक्टर है जो कि लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। एंड यहाँ पे हमने पोजीशन जो है स्पेसिफाई की हैं 0 से लेकर 99 तक, और इनके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड होंगी वो अभी बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू स्टोर्ड होंगी, ठीक है। उसके बाद यही है यहाँ पे लिखता है कि बीटा हैज साइज 100 एंड इस 100 एलिमेंट कैन बी एक्सेस जस्ट एज एन एरे, जैसे आप एरे में हम यूज करते थे, फ्रॉम बीटा 0 टू बीटा 99। तो ये आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। इट इज एन एरर टू एक्सेस द बीटा 100 बिकॉज दैट वुड बी बिहाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिस एरर मे हैपन साइलेंटली बिकॉज द वेक्टर डू नॉट चेक इफ द इंडेक्स दे आर गिवन इन द प्रॉपर रेंज। उसके बाद ये कहता है कि इफ द एरे वी डिक्लेयर्ड इज नॉट लार्ज इनफ, जितना हमें चाहिए उतना नहीं है, वी कैन आस्क इट टू ग्रो यूजिंग द रीसाइज मेथड। सो रीसाइज मेथड का हम यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं।
उसके जो वेक्टर पोजीशंस को हम इंक्रीज कराने के लिए। सो हमने लिखा है वेक्टर लॉन्ग बीटा 100। तो अभी आपके पास 100 पोजीशंस हैं और आप वैल्यू जो है 0 से लेकर 99 तक आप एक्सेस कर सकते हैं बीटा की। अब आपको एक्सेस अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बिहाइंड एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा बीटा डॉट रीसाइज एंड विद इन द पोजिशंस। ये हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है जो आपके 99 0 से लेकर 99 जो पोजीशंस हैं, यानी कि टोटल 100 पोजीशंस हैं, अब मैं इसको इंक्रीज कराना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं और पोजीशन ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके बाद हमने यहाँ पे इस कमांड का यूज किया है, जो बीटा आप पहले वेक्टर लिखेंगे, यानी कौन सा वेक्टर के आप पोजीशंस इंक्रीज या डिक्रीज कराना चाहते हैं। तो बीटा डॉट रीसाइज एंड 110 आपने लिखा है। तो ये जो है आपके पास 109 तक पोजीशंस जो है क्रिएट कर देगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 109, ठीक है। एंड अब आप अगर वैल्यू इसके अंदर अपडेट कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 100 पोजीशन है, अब आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। बीटा पोजीशंस आप देखें एंड इज इक्वल टू -4, यानी कि 100 पोजीशन पे आपने -4 वैल्यू अपडेट किए हैं। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, रीसाइज कमांड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे लिखता है कि द अमाउंट ऑफ द मेमोरी ए वेक्टर यूजेस इज नॉट ऑलवेज इट्स साइज। जो आप यहाँ पे आप देते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपका जो C++ उतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। ये जनरली जो है उससे ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ऑफन व्हेन ए वेक्टर इज रीसाइज्ड इट ग्रैब्स मोर मेमोरी देन यू रिक्वेस्टेड। जितनी आपने यहाँ पे लिखी है उतनी नहीं करेगा, उससे ज्यादा करता है। The resize operation is time consuming if the vector does not have the spare capacity. For example, the vector beta initially has 100, has size 100, क्योंकि बीटा हमने लिखा था बीटा 100, तो अभी जो इनिशियली इसके पास 100 पोजीशन थी। Then as an example, as in the example, you resize it to 110, that is with the statement beta dot resize 110। तो जो पोजीशंस हैं वो आपकी इंक्रीज हो गई है 0 से लेके 109 तक। ये पोजीशन इंक्रीज हो गई है ड्यू टू द resize command। Now what is happens behind the assembly? The vector can only hold 100 elements and is out of the space। पहले आपके पास 100 पोजीशन थी, उसके बाद ये जो है आउट ऑफ स्पेस हो गया। तो सो हमने रिक्वेस्ट की है टू ए न्यू ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ साइज 200। ये आप अपने आप जो है 200 पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट कर लेता है। सो इवन दो यू ओनली आस्क टू रीसाइज ए 110, आपने केवल इतना ही एक्सेस कमांड दी थी कि आप इतनी पोजीशन क्रिएट करेंगे, 110 पोजीशंस आप क्रिएट करना चाहते हैं, बट ये उससे ज्यादा क्रिएट करेगा। एंड उसके बाद क्या करेगा, न्यू ये जो है पहले आपके पास जो पोजीशन थी 0 से लेके 99 तक थी, अब आपने कमांड दी है बीटा डॉट रीसाइज 110। तो ये जनरली क्या करेगा, ये 200 या उससे ज्यादा भी ये मेमोरी पोजीशन जो है अपने आप एलोकेट कर लेगा। जितनी आपने मेमोरी एलोकेशन के लिए रिक्वेस्ट की थी उससे ज्यादा करता है। आप क्या करेगा, नेक्स्ट में जो एलिमेंट जो थे जो यहाँ पे होल्ड थे वो इनिशियली नेक्स्ट जो आपने पोजीशन स्पेसिफाई किया है उनके अंदर कॉपी हो जाएंगे, 0 से लेकर 99 तक यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे जो वैल्यू थी। और उसके बाद जो आप एलिमेंट आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। द एलिमेंट्स हेल्ड इन द ओल्ड ब्लॉक ऑफ द मेमोरी आर कॉपीड टू द न्यू ब्लॉक ऑफ द मेमोरी, यानी कि ये जो है यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और बाद में कॉपी होने के बाद ये डिलीट हो जाएगा। द ओल्ड ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज रिलीज्ड। अब आप इस पे काम करेंगे, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने दी थी 109 तक, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं 120 जो पोजीशन है उस पे वैल्यू कुछ ऐड करना चाहता हूँ, बीटा डॉट रीसाइज 120 अगर आप लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये दोबारा जो है दोबारा से ये पोजीशन क्रिएट नहीं करेगा। नीचे लिखता है कि at this point the size of the vector is 110, but behind the scenes extra space has been grabbed
for the future expansion. If at the point you request beta dot resize 120, अगर आप ये लिखेंगे, then no reoccupying of the data is necessary. The vector simply grows into the memory it has already set aside. ठीक है, तो ये क्योंकि हमने ये ऑटोमेटिकली उससे ज्यादा वैल्यू लेता है, तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 120 लिखते हैं तो ये न्यू ब्लॉक नहीं बनाएगा दोबारा से. However, if you request beta dot resize 250, अगर आप ये लिखते हैं तब ये जो है रीएलोकेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 200 तक तो पहले ही मेमोरी ऑक्युपाई कर चुके हैं. उससे अंदर अगर आपको वैल्यू रिसाइज कराना चाहते हैं तो वो रीएलोकेशन नहीं करेगा, बट अगर बिहाइंड जो इसने मेमोरी ऑक्युपाई की है उससे अगर आप ज्यादा वैल्यू रिसाइज करेंगे तब ये दोबारा रीएलोकेशन वाला प्रोसेस करेगा. The method capacity returns the maximum size to which the vector can grow without going through the time consuming reallocation process. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था 120, तो ये दोबारा रीएलोकेशन नहीं करेगा क्योंकि इसने 200 मेमोरी पोजीशन जो है पहले ही ऑक्युपाइड कर चुके हैं. बट अगर आप लिखते हैं 250 तो दोबारा ये रीएलोकेशन करेगा. सो ये कैपेसिटी जो मेथड है वो यही रिटर्न करता है कि मैक्सिमम साइज to which the vector can regrow without going through the time consuming reallocation process. ये एक आपकी जो है कमांड है beta dot reserve. ये अगर आप लिखते हैं 1000 यहाँ पे लिखता है, so it will use the vector to assign a room for 1000 elements. This statement does not affect the size of the beta. It simply set aside a room for the future expansion of the size.